मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि लाइसोसोम्स क्या है। तो लाइसोसोम्स जो है वो ऐसा सेल का ऑर्गेनल है जो सेल को क्लीन रखने में हेल्पफुल है। सेल की क्लीनिंग सिस्टम है कि सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से अंदर आते हैं, सेल का जो फूड मटेरियल है, सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या फिर सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो डैमेज हो चुके होते हैं, वो सब चीज़ें जो है मतलब कि इन शॉर्ट सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो लाइसोसोम्स करती है, इसलिए उसको हमने सेल का क्लीनिंग सिस्टम बोला था। अब अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स के पास डाइजेशन, वो डाइजेशन करके क्लीन करता है ऐसा हमने बोला। तो वो डाइजेशन कैसे करेगा, तो उसमें हमने ये देखा था कि लाइसोसोम्स जो है उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और उसकी वजह से, उसकी हेल्प से लाइसोसोम्स जो है वो सारे सेल के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। फिर हमने ये भी देखा था कि लाइसोसोम्स जो है तो समटाइम्स क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस होता है किसमें, तो सेल की जो मेटाबॉलिज्म है, सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि सेल डैमेज होता है। अगर सेल डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो है उसके जो वो बर्स्ट होता है और उसके जो एंजाइम्स है वो बाहर आके पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। और जो लाइसोसोम्स का ये फीचर है उसकी वजह से हमने लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोला था, क्योंकि वो खुद के सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए उसको हमने सुसाइड बैग्स भी बोला था। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनल हमें देखना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, के उसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं। अब उसको सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो एनर्जी है, मतलब कि सेल जो है, सेल को अपना जो काम है, अपनी लाइफ की जो भी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके लिए हम खाना खाते हैं। और वो जो खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी, तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो जो सारी एनर्जी है वो स्टोर होगी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी जो है वो रिलीज कहाँ से होगी, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होगी और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होगी। मतलब कि सेल में जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो एनर्जी सेल को कहाँ से मिलेगी, तो वो एनर्जी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और बिकॉज ऑफ दिस हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। अब जो एटीपी है, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, के एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो सेल में हर जगह पे एनर्जी पहुंचाता है। अब जो एटीपी है, तो बॉडी जो है, बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल्स और न्यू केमिकल कंपाउंड, और उसकी जो मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है उसके लिए भी जो सेल है वो एटीपी में स्टोर हुई एनर्जी को यूज करता है। अब ये बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स होते हैं। उसके अंदर एक लेयर नहीं होगा पर 2 लेयर का मेम्ब्रेन होगा उसके पास, और उसका सबसे बाहर का आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस होगा। पोरस मीन्स उसके बहुत सारे छोटे छोटे छेद होंगे। और जबकि अगर हम अंदर के इनर लेयर की जो बात करें तो इनर लेयर जो है वो डीपली फोल्डेड होगा, कि उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड होंगे। अब ये फोल्ड क्यों होंगे, तो हमने ऐसा बोला कि एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये एटीपी बनेगा कहाँ पे, तो वो जो फोल्ड्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के जो लार्ज फोल्ड्स है, वो फोल्ड जो है वो
एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन लगेगा वो केमिकल रिएक्शन के लिए एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करेगा। अब लार्ज एरिया प्रोवाइड करेगा ऐसा क्यों बोला कि अगर इमेजिन करो कि आपके पास छोटी सी स्पेस है, उसमें आपको बहुत सारी लंबी जो रस्सी है वो रखनी हो, अगर उस रस्सी को आप छोटी प्लेस में स्ट्रेट रखेंगे, एकदम स्ट्रेट, तो आप सारी रस्सी उसमें नहीं समा पाओगे। पर उसी छोटी जगह में उसी रस्सी को अगर आप फोल्ड करके रखोगे तो छोटी सी स्पेस में भी आप बहुत सारी रस्सी समा पाओगे। तो सेम एग्जैक्टली सेम वे में कि क्या होगा कि अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो लेयर है, इनर लेयर जो है वो फोल्डेड होगा, तो उसमें बहुत लंबा स्पेस होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, लेकिन वो अपने लिए कितनी जगह कम रोकेगा कि कम जगह में ज़्यादा स्पेस मिल पाएगा, बराबर। तो वो जो फोल्ड्स है वो किस लिए होंगे, किसके लिए वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो एटीपी फॉर्मेशन के लिए, एटीपी जनरेशन के लिए जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे उस केमिकल रिएक्शंस के लिए जो इनर लेयर के फोल्ड्स है वो लार्ज एरिया प्रोवाइड करेंगे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बाकी ऑर्गेनल्स जो है, सेल के बाकी ऑर्गेनल्स से थोड़ी अलग होती है। किस वे में वो बाकी से अलग है, तो उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में वो अपना खुद का डीएनए और रिबोसोम्स उसके पास होता है। हमने न्यूक्लियस में ऐसा पढ़ा था कि न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर रिबोसोम्स डीएनए होते हैं और रिबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और रिबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो हमें पता है। और सेल में जहाँ पर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका सिंथेसिस होगा और फिर वो सेल में बाकी जगह पे जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे पहुँचेगा, ऐसा हमने देखा था। और डीएनए की बात की थी तो डीएनए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है, ये भी हमने बोला था। बट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है कि उसके पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का रिबोसोम्स होता है, और अपना खुद का रिबोसोम्स होने की वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने कुछ प्रोटीन्स जो है कि जो उसको रिक्वायरमेंट उसकी होती है, तो वो अपने कुछ प्रोटीन्स को खुद सिंथेसाइज कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस साइट है वो है रिबोसोम, जो उसके पास अवेलेबल है, तो इसलिए उसका यूज़ करके वो अपने खुद के प्रोटीन्स खुद बना सकता है। तो ये बात हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं। सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं, तो सेल की जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए उसको जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी जनरेशन भी कहाँ पे होगा, तो एटीपी जनरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि एटीपी जो है वो एटीपी जो है वो सेल की एनर्जी करेंसी है, उसी में से सेल को एनर्जी मिलती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें 2 लेयर का मेम्ब्रेन होगा। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पोरस है, जबकि अंदर का जो लेयर है वो डीपली फोल्डेड लेयर है। और जो डीपली फोल्डेड अंदर का लेयर है वो एटीपी जनरेशन की केमिकल रिएक्शंस के लिए वाइड एरिया प्रोवाइड करेगा। दूसरा उसके स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो उसको बाकी ऑर्गेनल से अलग बनाती है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और रिबोसोम्स है, और खुद का रिबोसोम्स होने की वजह से वो अपना खुद का प्रोटीन बना पाएगी। अब हमें अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में बात करनी है, वो है प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनल है, ये जो सेल ऑर्गेनल है वो सिर्फ हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगी, एनिमल सेल्स में वो देखने को मिलेगी नहीं। अब ये जो प्लास्टिड्स है उसके 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, एक है क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंटेड होंगे, मतलब कि उसमें अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो कलरफुल दिखाई देते हैं।
जबकि ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाइट कलर्ड प्लास्टिड है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो कलरलेस है, उसके पास कोई भी कलर पिगमेंट होते नहीं है, जिसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं। अब प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स, के जो प्लास्टिड्स है कि वो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जिस प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होगा इम्पोर्टेंट? तो हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना खुद का खाना बनाती है, और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट के साथ साथ क्या चाहिए? तो वो चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल क्यों फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। इसलिए जो क्लोरोफिल जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको सबसे पहले हमने क्या बोला? उस प्लास्टिड को हमने बोला क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होंगे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है तो दे आर ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन, के सिर्फ ये क्लोरोफिल ही नहीं बट क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर दूसरे येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात कर ली हमने क्लोरोप्लास्ट की। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्रिलिमिनरी, कि वो प्राइमरी स्टेज की ऑर्गेनल है, कि वो ज़्यादा इतनी डेवलप नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बराबर। तो वो प्राइमरी है, और उसका क्या फंक्शन है? तो वो जो है उसके अंदर स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जैसे जो सब्सटेंसेस है वो अपने अंदर स्टोर करेगी। तो ये ल्यूकोप्लास्ट है। अब अगर हम प्लास्टिड्स के जनरल प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, के उसका अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंदर की जो सिचुएशन है, अंदर का सिचुएशन कैसे होगी? तो इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड इट कंटेन्स consist of numerous membrane layers embedded in a material called stroma, के बहुत सारे लेयर्स होंगे, मेम्ब्रेन लेयर्स होंगे, और वो बहुत सारे मेम्ब्रेन के जो लेयर है वो मेम्ब्रेन के लेयर एक मटेरियल के अंदर स्टोर होंगे, एक मटेरियल के अंदर वो फिक्स होंगे। और वो जो मटेरियल है कि जिसके अंदर वो लेयर है, बहुत सारे मेम्ब्रेन के जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो मटेरियल को स्ट्रोमा बोलते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें कि इनर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमने देखा, पर उसका आउटर लेयर कैसा होगा? तो आउटर लेयर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होगा उसका, कि प्लास्टिड्स का आउटर लेयर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर की तरह होगा। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर लेयर देखा, उसके बारे में बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो पोरस होता है। तो उसी तरह उसी के स्ट्रक्चर के जैसा स्ट्रक्चर प्लास्टिड्स के आउटर कवरिंग का मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी होगा। और साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स भी अपने खुद के डीएनए और रिबोसोम्स उसके पास भी होते हैं। तो अगर हम प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की कंपैरिजन में देखें तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज़ें हैं जो कॉमन है। एक तो दोनों का जो आउटर कवरिंग है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है दोनों का वो सेम है, सिमिलर है, और साथ ही में दोनों जो है वो दोनों अपने खुद के डीएनए और अपना खुद का रिबोसोम्स उन दोनों के पास होता है। और सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स में सिर्फ और सिर्फ ये दो ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो जिनके पास अपना खुद का डीएनए और खुद का रिबोसोम्स होता है, और जिसकी वजह से वो अपने खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज खुद कर सकती है। तो प्लास्टिड्स के बारे में हमने देखा, प्लास्टिड प्लांट सेल में होते हैं, दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंटेड है, कलर होंगे उसमें क्योंकि अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं, उसकी वजह से कलरफुल दिखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स नहीं है, इसलिए वो कलरलेस होंगे और वाइट होंगे। और क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट में भी जिस प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। क्यों फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है? क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो उसके अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होंगे। और उसमें क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज कलर के दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो प्राइमरी ऑर्गेनल्स है। उसका काम क्या है? तो वो प्रोटीन, ऑयल और जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स है, उसको स्टोर करने का काम करती है। अगर उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर होंगे जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होंगे। और उसके आउटर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ ही में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वो भी अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का रिबोसोम्स उसके पास भी होगा। तो ये बात हो गई, हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में बात की। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।